चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बढ़िया हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा डिटरमिनेंट का चैप्टर फाइनली खत्म होने को आया है। ठीक है, इसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 12th क्लास सिलेबस टॉपिक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज कैलकुलस, है ना। बच्चों का डर, बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो है और हमारे टाइम पे 44 मार्क्स का आता था पूरा कैलकुलस, है ना। तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है इसका 12th क्लास में, और इसी में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ आता है। ठीक है ना, इसी में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सब कुछ आता है। तो देखिए, तो आज का जो टॉपिक है वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल उसका बेसिक कहाँ से आया और मैट्रिक्स से कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया समझाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। ठीक है ना, और जब आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है ना, जिससे कि मेरे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच जाए। और मेरी प्लेलिस्ट के अदर वीडियोस देखने के लिए आई टैब पे क्लिक करें। ठीक है, वहाँ पे मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, 12th के सिलेबस की भी हैं, 11th के सिलेबस की भी हैं, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना, बल्कि लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो देखिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है, हम स्टार्ट कहां से करते हैं ना, ये टॉपिक आया कहां से? तो सभी बच्चों ने 10th क्लास में जो है हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वहां पे भी पढ़ा, बट वहां पे पढ़ा हमने 2 वेरिएबल के लिए, है ना। तो देखिए, वहीं से हम आते हैं, वहां पे जब हम पढ़ते हैं तो हम कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, ये है। तो अब वहां पे हम पहले चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, है ना। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 जो है, अगर वो 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना, इक्वल नहीं है ना। फिर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर ये होता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। ठीक है, और ये b1 अपॉन b2, अगर ये ना हो तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, है ना। ये चीज हम 10th में पढ़ते हुए आए हैं, और सॉल्व करने के लिए भी हमने मल्टीपल मेथड्स पढ़े हैं। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, फिर एलिमिनेशन होता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने 10th में पढ़ी हैं। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। यहाँ पे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स जो है उसको यूज करते हुए हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने क्या किया कि इस सॉल्यूशन को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ। कैसे लिख रहा हूँ? इक्वल टू c1 इक्वल टू c2, है ना भाई। इस c1 और c2 को इधर लिखा, तो मैंने एक मैट्रिक्स बनाई a1 b1 a2 b2, है ना। ये बनाई मैंने। एक मैंने मैट्रिक्स बनाई x, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हैं, और एक मैंने बनाई मैट्रिक्स b, जिसमें कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो, है ना। तो क्या मैं इस सिस्टम को ax इक्वल टू b टाइप से लिख सकता हूं, है ना। क्या आ जाएगा? देखिए, a1 b1 a2 b2, फिर xy और ये c1 c2, है ना। ये क्या आ जाएगा? देखिए, a1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, है ना। a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अरे हाँ, इसको तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इस टॉपिक को मैं पूरा का पूरा मैट्रिक्स के फॉर्म में और मैट्रिक्स से रिलेट कर सकता हूँ, है ना। तो अब देखिए, अब यहां से पहले जैसे कि हम चेक करते थे कि क्या
कि अगर सॉल्यूशन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, है ना, और मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, यूनिक मिलेगा कि क्या कहते हैं इनफाइनाइट मिलेंगे, है ना, और फिर कंसिस्टेंसी चेक करते थे, है ना, कंसिस्टेंसी चेक करते थे कि सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो ये चीजें हैं। अब देखिए, अगर सबसे पहली चीज, अगर यूनिक सॉल्यूशन है, मैंने क्या किया कि जो सिस्टम था उसको मैंने ax = b टाइप से लिखा, है ना। इफ a इज नॉन सिंगुलर, है ना, यानी कि जिसका, ठीक है, दैट इज a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्या होगा, मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इनवर्स b, ठीक है, a इनवर्स b। तो ये तो सीधा सीधा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, ये तो सीधा सीधा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हमारा मुद्दा वो नहीं है, इसके लिए a इज नॉन सिंगुलर का क्या मतलब हुआ कि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। अब हमारा मुद्दा लेकिन ये नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन तो आ जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे लिए। लेकिन दिक्कत तब है जब अगर a सिंगुलर है, ठीक है ना। अगर a सिंगुलर है, कहने का मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है, यहां से दिक्कत होती है, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ते हुए आते हैं, अगर ये बराबर होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। और अगर ये बराबर हो नहीं होगा, मतलब c1/c2 इक्वल बराबर नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। यानी कि अगर ये आपस में बराबर नहीं है ना, ये तो ये वाला केस हो गया, तब तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बराबर हो गए, अब अगर ये a1/a2 बराबर है, इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट जीरो है ना। तो डिटरमिनेंट जीरो है, तो फिर वहां से दो केस बनते हैं, है ना, दो केस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब फिर कैसे चेक करेंगे भाई, डिटरमिनेंट अगर जीरो आ गया तो फिर कैसे चेक करेंगे, तो फिर हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं, इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, देन उसके बाद हमारे पास दो केस बनते हैं, है ना। अगर एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, है ना, एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, अगर ये नॉन जीरो है, ठीक है, अगर ये नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और अगर ये जीरो आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब कि अगर ये नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन, यानी कि ये वाला केस, है ना, और अगर ये जीरो है तो ये वाला केस, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब भी आपको, अब देखिए ये चीज अभी तो मैं आपको 2x2 के बारे में समझा रहा हूँ, क्योंकि 2x2 के बारे में आप पढ़ के आए हैं ना, दो वेरिएबल के बारे में आप पढ़ के आए हैं, बट ये सेम चीजें जो है 3x3 पे भी लागू होंगी, 4x4 पे भी लागू होंगी, 5x5 पे भी लागू होंगी। 5x5 का क्या मतलब है कि 5 वेरिएबल वाली इक्वेशन, है ना, क्योंकि अब तो मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई, इक्वेशन को तो हमने मैट्रिक्स में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए कि तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जब भी मुझे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया जाएगा तो उसका पहले स्टेप वन, क्या स्टेप वन है कि मैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, है ना। अभी मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, जब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी तो मैं क्या करूंगा, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालूंगा, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालूंगा और उसको b से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरे लिए समस्या तब होगी जब मेरे पास डिटरमिनेंट जीरो आ जाए, तो वहां पे दो केस बनेंगे, नो सॉल्यूशन का और
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं चेक करूंगा कि भाई उसका पहले मुझे उस ए का एडजॉइंट निकालूंगा और मैं उसको फिर बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर वो कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स आती है ना, तो उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर उस एडजॉइंट को मैं बी से मल्टीप्लाई करता हूं और वो जीरो मैट्रिक्स आ जाता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो ये चीज है, इतना मुझे स्टेप्स क्लियर हो गए कि मुझे करना क्या है। यानी कि यहां से मुझे क्या कहते हैं एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला। अभी हमने सॉल्व करना नहीं सीखा, इसको सॉल्व करना हमने सिर्फ इसको सीखा है। जब a को नॉन सिंगुलर है तब मैं क्या करूंगा, सिर्फ मैंने जो b है उसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है और मेरा काम हो जाएगा, बस मुझे इतना ही पता है, ठीक है। अब बात आती है, तो अब हमने मतलब यूनिक सॉल्यूशन वाले केस में मैंने सॉल्व करना भी सीख लिया। तो यहां से आप कह सकते हैं कि चैप्टर आपका थ्योरेटिकली खत्म हो गया, ये टॉपिक थ्योरेटिकली खत्म हो गया। क्योंकि ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये जो केस है ना ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये होते हैं बट आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब देखिए consistency of system of linear equations, है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आपसे कोई पूछे, आपको कोई सिस्टम दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब पहली चीज ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट क्या होता है। तो अ सिस्टम of linear equations is said to be consistent, है ना। दोबारा कह रहा हूं, जब मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कह रहा हूं तो मैं दो वेरिएबल के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हैं, 4 भी हैं, 5 भी, कितने भी हो सकते हैं। इवन आप सीएस में अगर, क्योंकि आजकल सीएस का बहुत ट्रेंड है, तो वहां पे भी मैट्रिसेस में काम होता है, तो वहां पे तो पता नहीं कितने कितने वेरिएबल की मैट्रिसेस बनाई जाती हैं, कितनी कितनी बड़ी मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं हम, 50 ऑर्डर की, 100 ऑर्डर की, कितनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 50 100 और भी बड़ी मैट्रिसेस के साथ हम लोग डील करते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो अभी तो हमारे सिलेबस में जो है 2 ऑर्डर की और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ही है ना। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ द सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो यूनिक हो या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइट हो, तो हम उस मैट्रिक्स को, उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट कहेंगे। अदरवाइज द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये चीज है। तो देखिए अब चलते हैं, ठीक है ना, अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, सबसे बढ़िया, है ना। तो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि 2x + 5y = 1 और 3x + 2y = 7। इसको मुझे मैट्रिक्स के मेथड से सॉल्व करना है ना। तो क्या करूंगा, पहले मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा, 2 5 3 2, x क्या बनेगा, x y, b बनेगा 1 7, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आप देखिए, तो अब मुझे पहले चेक करना है कि इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा मैं, क्या आ जाएगा, 2 × 2 - 5 × 3, है ना, 4 - 15 दैट इज -11, यानी कि नॉन जीरो, है ना, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन, तो यानी कि ये क्या होगा, ax = b, तो x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b, यानी कि इस a का इनवर्स निकाल लीजिए और b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो a इनवर्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, शॉर्टकट बताया हुआ है मैंने,
क्या करेंगे, डायगोनल्स को इंटरचेंज कर देंगे। तो भाई तो 2 2 है तो 2 भी इंटरचेंज हो जाएगा। और ये -5 -3 और इसका डिटरमिनेंट क्या है, -11 है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये -1/11 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -1/11 2 -5 -3 2 और b क्या है, 1 है 7 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, -1/11, इसको करेंगे तो 2 × 1 -7 × 5 -3 × 1 2 × 7, ठीक है। -1/11 ये हो जाएगा 2 -35 और ये हो जाएगा -3 -40 प्लस ये क्या हो जाएगा, -1/11 ये हो गया 33 -33 और ये हो गया -11, है ना। तो कितना आ गया ये 3 और 1, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि भाई x जो है वो 3 है और y जो है वो 1 है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है इस इक्वेशंस को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है ना। इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है, कुछ नहीं करना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स लिया और उसको b से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया काम, है ना। वहां पे आप एलिमिनेशन लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, 4-6 स्टेप्स थे, यहाँ एक स्टेप में काम हो रहा है ना। तो देखिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसको भी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, क्या है 3x - 2y + 3z = 8 2x + y - z = 1 4x - 3y + 2z = 4, ठीक है। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो वही क्या करेंगे, a लिया 3 - 2 3 2 1 - 1 4 - 3 2, है ना। x क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा x y और z, है ना, ये वेरिएबल है। और b क्या बनेगा यहाँ पे 8 1 4, है ना। ये अब देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, मुझे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट a का निकालना होता है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा 3 और 2 - 3 फिर +2 4 +4, है ना, +3 रो छोड़ा कॉलम छोड़ा -6 -4 3 × -1 +2 4 + 4 8 + -10, है ना। तो ये हो गया -3 + 16 -30, तो इतना हो गया -33 + 16 दैट इज -17 नॉट इक्वल टू 0। अब ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, है ना। देखिए 3 वेरिएबल की सिस्टम सॉल्व करने नहीं आते हमें, लेकिन हम मैट्रिक्स से कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, तो भाई अगर मेरे पास इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उस केस में मेरे पास सॉल्यूशन सिंपल होता है a इनवर्स ऑफ a इनवर्स इनटू b, है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब इसका a इनवर्स निकालूंगा, ठीक है। तो a इनवर्स निकालेंगे, मिटा देता हूं। अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर मेरे पास हैं, मैंने निकाले हुए हैं -8 a13 -10 a21 -5 a22 -6 a23 1 a31 -1 a32 9 a33 7, है ना। ये तो जो एडजॉइंट आ जाएगा या a इनवर्स मैं सीधा सीधा निकाल देता हूँ। डिटरमिनेंट क्या आया मेरा -17, है ना। क्या हो जाएगा -17 1/17। अब इसको ट्रांसपोज में लिख लीजिए -1 -8 -10, है ना, -5 -6 1 -1 9 7, है ना। तो क्या गया a इनवर्स। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, है ना। और इनटू b,
b क्या आ रहा है 8 1 है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगी 1 2 3 है ना। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि भाई x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है और z की वैल्यू 3। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था मेरा वीडियो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक है ना। इसके आगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम इसी की तरह है, आप कीजिए। ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है या ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि मैं आपको करवाऊं या आपको बेनिफिट हो। ठीक है। आप कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना। बस इसमें एक क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें A मैट्रिक्स दे रखी है और A इनवर्स निकालना है, इसका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है वो A ही है एक्चुअल में। आप A मैट्रिक्स सिस्टम की बनाएंगे तो वो A बनेगी। तो कहने का मतलब सीधा सीधा मतलब उल्टा घुमा के वो आपसे कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। तो बस इतना ही है आज के वीडियो में। ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबाएं। और अब जो है रेडी हो जाएं अपने क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए। ठीक है। क्योंकि अब जो है इसके बाद का जो वीडियो है वो अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है और इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि 12th के बोर्ड के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अब आपका स्टार्ट हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।